फेस्टिवल सीजन का आगाज हो चुका है। वहीं फूड सेफ्टी विभाग ने भी मिठाइयों की चेकिंग व सैंपलिंग के लिए कमर कस ली है। विभाग की माने तो फेस्टिवल सीजन के दौरान मिठाई निर्माता यूनिट्स पर विशेष फोकस रहेगा। इस दौरान जहां स्वच्छता का ध्यान रखा जाना जरूरी है, वहीं मिठाई बनाने वाले कर्मियों का मेडिकल फिट होना भी आवश्यक होगा। इस संबंध में फूड सेफ्टी विभाग की ओर से मिठाई निर्माता यूनिट्स के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई है तथा मानकों का ध्यान रखने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार जिला कांगड़ा में धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर और ज्वालामुखी के पास मिठाई निर्माता यूनिट्स हैं। विभाग का प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक मिठाई विक्रेताओं को फेस्टिवल सीजन के दौरान कवर करते हुए सैंपलिंग की जाए। फूड सेफ्टी विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सविता ठाकुर ने बताया कि फेस्टिवल सीजन में ज्यादा बिक्री मिठाइयों और दूध से निर्मित उत्पादों की बिक्री अधिक होती है। मिठाइयों के थोक परचूरन विक्रेताओं फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मिठाइयां बनाने की सामग्री अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही मिठाइयां बनाने वाले कर्मी मेडिकल फिट होने भी चाहिए। डॉक्टर सविता ठाकुर ने बताया कि मिठाई निर्माता कई बार रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें निर्देशित किया गया है कि मिठाइयों में रंगों की मात्रा उतनी ही डालनी चाहिए जितनी की FSSAI की ओर से निर्धारित की गई है। साथ ही FSSAI से स्वीकृति रंगों का ही मिठाई बनाने में प्रयोग करें। इतना ही नहीं, उन्होंने मिठाई विक्रेताओं से कहा कि ऑयल को बार बार मिठाइयों को फ्राई करने में इस्तेमाल ना करें। इसके साथ डिब्बा बंद मिठाइयों में ये चेक किया जाए कि मिठाई किसके द्वारा बनाई गई है, बनाने की तिथि व एक्सपायरी डेट उस पर अंकित है या नहीं। उन्होंने बताया कि मिठाइयों की सैंपलिंग कर उन्हें जांच के लिए कंडाघाट लैब भेजा जाता है। इसके अलावा निजी लैब में भी सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं। पिछले वर्ष फेस्टिवल सीजन के दौरान सैकड़ों किलोग्राम मिठाइयों को गुणवत्तापूर्ण न होने के चलते नष्ट करवाया गया था। उधर डॉक्टर सविता ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि विभाग के तहत आते हर फूड इंस्पेक्टर को 25 सैंपल प्रतिदिन माह का टारगेट रहता है। फेस्टिवल सीजन के दौरान मिठाई निर्माता यूनिट्स पर भी फोकस किया जाता है, क्योंकि अधिकतर बाजारों में मिठाई वहीं से जाती है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर और ज्वालामुखी के पास मिठाई निर्माता यूनिट्स हैं। प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक मिठाई विक्रेताओं को फेस्टिवल सीजन के दौरान कवर करते हुए सैंपलिंग की जाए। फिलहाल त्योहारी सीजन में किन मिठाइयों का अधिकतर प्रयोग हमें करना चाहिए और किन मिठाइयों को त्योहारी सीजन के दौरान अवॉइड करना चाहिए, तमाम सारी जानकारियां हमारे साथ साझा कर रही हैं डॉक्टर कविता ठाकुर। आप भी सुनिए। सीजन में ज़्यादा जो फोकस रहता है वो मिठाइयों के ऊपर रहता है, तो इसमें हमारे पास 2 फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो 2 टीमें बनाई गई हैं और अभी तक हमने यहाँ मिठाइयों के 10 सैंपल उठा लिए हैं और ये मुहिम त्योहारी सीज़न जब तक दिवाली तक वैसे ही चलता रहेगा और ज़्यादा फोकस वैसे भी मिठाइयों पे रहेगा और जो भी हमारे टारगेट्स हैं मिठाई ज़्यादा वो मिठाइयों के ही रहेंगे, मिठाइयों की सैम्पलिंग के, और साथ में जैसे पनीर हो गया या मिल्क प्रोडक्ट्स कोई और है तो उन पे रहेगा। इसमें एक दिन का तो नहीं, पर जैसे इनको जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं इनको विभाग की तरफ से मंथली टारगेट्स दिए होते हैं, तो 25 सैम्पल्स ईच FSO और टोटल 50 हो गए। तो ज़्यादा फोकस फिर इस मंथ हमारा मिठाइयों के ऊपर ही रहेगा, जो भी ज़्यादा सैम्पलिंग मिठाइयों की होगी और साथ में जैसे पनीर की रहेगी। और टीमें 2 बनी हुई हैं, 2 फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं तो 2 टीमें बनाई गई हैं और ये रूटीन में ही सैम्पलिंग, इंस्पेक्शन, अगर जैसे मान लो हमें कोई मिठाई ख़राब लगती है तो हम उसको स्पॉट पे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसके अलावा जो भी लगता है कि इसमें कुछ अडल्ट्रेशन हो सकती है तो फिर वो सैम्पलिंग होगी। इसमें हमारी 2 तरह के सैंपल रहते हैं, एक लीगल सैंपल और सर्विलेंस सैंपल, और ये जो भी सैंपल्स हैं ये CTL कंडाघाट जाते हैं और इसके अलावा कई बार हमें विभाग की तरफ से आदेश होते हैं कि प्राइवेट लैब में भी सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजने हैं, तो अभी तक तो CTL कंडाघाट ही भेजे जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ प्राइवेट लैब्स आता है तो वहाँ पे भेजे जाएंगे। और रिपोर्ट्स का जैसे जो लीगल सैंपल हैं उनकी रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, 20 से 25 दिनों में आ जाती है और सर्विलेंस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, जिनमें कि कलर्स अलाउड नहीं होते हैं, जैसे जलेबी, पकौड़ा, इनमें कलर्स वैसे अलाउड नहीं है,
और इसके अलावा जैसे कुछ एक मिठाइयाँ रंगदार भी होती हैं, तो उसमें कलर्स वही यूज़ करें जो FSSAI ने परमिट किए हों, और उनकी क्वांटिटी भी थोड़ा लिमिट में ही रखें, और थोड़ा उनका जो लेबल है वो चेक कर लें कि उनकी डेट है, वैलिड है, जो भी एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। सैम्पल्स अगर फेल होते हैं, फेल होने का भी अलग अलग से क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे कुछ एक मिस ब्रांडेड होते हैं या सब स्टैंडर्ड हैं या फिर अनसेफ है, तो जो भी हमारे फूड सेफ्टी एक्ट में जो भी कार्रवाई होती है उसके जो भी इसमें है, जो भी प्रोविज़न हैं, तो उसके तहत ही कार्रवाई की जाती है। ऑयल का हम जैसे अवेयरनेस कैंप्स भी करते हैं, या रूटीन में जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको बताते रहते हैं कि जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, एक तो वो अच्छी क्वालिटी का हो, और जो भी आपके उपकरण हैं, मतलब जैसे जो भी बर्तन हैं वो साफ़ होने चाहिए, और जो ऑयल है उसको मैक्सिमम आप 3 बार ही यूज़ करें फ्राइंग के लिए। जैसे आप जलेबी, पकौड़े या समोसे तल रहे हैं तो मैक्सिमम 3 बार ही करें, क्योंकि जो FSSAI ने, जैसे अगर हम बार बार तेल को फ्राई करते हैं तो उसमें जो टोटल पोलर कंपाउंड्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, और आप जो भी जो FSSAI ने इसकी लिमिट निर्धारित की है वो 25% है। अगर इसके ऊपर जैसे हमें वैसे ही देखने में ही लग जाता है पता कि तेल ख़राब है, अगर काला ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब वो ख़राब हो रहा है, तो उसका यूज़ ना करें। उस तेल को हम रूटीन में ही अपने FBOs को बोलते रहते हैं कि जो भी आपका तेल है, यूज्ड कुकिंग ऑयल है, उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दें, और अगर जैसे उनके पास अगर कुछ क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो एक बार हमें इन्फॉर्म कर दें, और जो भी फिर यहाँ के लिए जो भी कंपनी यूज्ड कुकिंग ऑयल लिफ्टिंग के लिए असाइन हुई है तो हम उसको इंटीमेट कर देते हैं। कंपनी जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसका बायोडीजल बनाने का प्रयोग करती है, और इसमें फिर सभी को फ़ायदा है, एक तो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी और जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको भी, कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है हम उसको बार बार फ्राइंग के लिए यूज़ करेंगे तो वो वैसे ही कार्सिनोजेनिक बन जाता है। तो इसमें एक तो जो कंज्यूमर है उनके लिए भी फ़ायदा है, और जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, जो कंपनी है उसको यूज्ड कुकिंग ऑयल को वो ख़रीद के ले जाती है, उसका मतलब 30 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से वो ख़रीद के ले जाती है, तो दोनों को ही फ़ायदा है। फिर सबको ही, ना तो वो तेल ख़राब खाएंगे कोई और ना वो ख़राब बेचेंगे, और कंपनी को भी, कंपनी उसका बायोडीजल बनाएगी। इसमें अभी तक जो हमारे पास पहली वाली जो कंपनी थी उसने 913 लीटर तेल लिफ्ट किया था, और अभी नई कंपनी के साथ टेंडर हुआ है, तो अभी कुछ नेक्स्ट वीक तक उन्होंने अश्योर किया है कि वो आ जाएंगे। और हमारे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारा तेल कलेक्ट करके रखा है, तो उसको फिर जल्दी ही उठा लेगी। इसलिए जो कंपनी है वो उसने आना तो पहले था, पर वो थोड़ा सा मौसम की वजह से थोड़ा लेट हो गया, वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। मिठाई विक्रेताओं के लिए ये संदेश देना चाहूँगी कि जो भी आप मिठाई बनाएं, एक तो उसका जो मटेरियल होगा वो अच्छी क्वालिटी का हो, और साथ में जो भी आपके उपकरण होंगे बनाने वाले या जो भी बर्तन होंगे वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, और रंगों का इस्तेमाल कम करें और अच्छी क्वालिटी के रंग यूज़ करें, जो भी FSSAI ने परमिट किए होंगे उन्हीं का, और थोड़ा उनमें लेबल देख लें, और साथ में डेट ज़रूर देखें, और जो भी आपके वर्कर्स हैं वो मेडिकली फ़िट होने चाहिए, और ये कोशिश करें कि जब भी वो मिठाई बनाएं, एक तो उनके कपड़े साफ़ होने चाहिए, और साथ में उन्होंने एप्रन पहना हो, हेड कवर किया हो, और साथ में कई वर्कर्स होते हैं ना जिन्होंने, जैसे खासकर फीमेल्स, तो वो आभूषण पहने होते हैं, जैसे अंगूठियाँ हो गई या चूड़ियाँ हो गई, तो काइंडली वो उस टाइम खोल दें, मतलब वो उससे भी बड़े चांसेस रहते हैं, जैसे एक तो वो बार बार यूज़ करके वो गंदे हो जाते हैं, और फिर वो डिजीज़ होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो और वो मेडिकली फिट होने चाहिए, मतलब एक बार उनका देख लें कि कुछ वो कट ना लगा हो या किसी को टीबी ना हो, तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि वो मेडिकल फिट हों वर्कर्स, और अपने जो भी किचन है वो साफ़ होना चाहिए, और जो भी मिठाइयाँ बनाएं उसको सही टेम्परेचर में रखें, और खुले में अगर कोई मिठाई रखनी है तो उसको काइंडली आप जाली वाले कपड़े से ढक कर रखें। और जो ख़रीदने वाले हैं उनके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप मिठाई देख के ही ख़रीदें, क्योंकि कई बार हमारे पास बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती हैं कि हम थोड़ी जल्दी में थे और हमने जल्दी में मिठाई खरीदी और घर जाके देखा तो वो ख़राब थी। तो जो भी क्योंकि आप उसको ख़रीद के खा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक तो वो ढकी होनी चाहिए मिठाइयाँ,
और बड़ी ज़्यादा रंगदार मिठाइयाँ भी ना खरीदें, ढकी होनी चाहिए और थोड़ा सा आप देख लें कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि कई बार स्मेल से भी पता चल जाता है कि मिठाई ठीक है या नहीं है। इसमें जो भी उनकी अगर हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं पाई जाती है तो उसमें फिर हम केस बनाते हैं उनका, और उसमें अगर मान लो कुछ कमियां पाई जाती हैं या तो केस आगे जाता है, एडीएम कोर्ट में जाता है, या फिर कुछ कंपाउंडिंग जहाँ भी हो जाती है। मतलब एक तो अगर वो मिठाइयाँ अगर सही नहीं पाई गई तो उनको एक तो स्पॉट पे ही डिस्ट्रॉय करवा देते हैं, मतलब उसका दुकानदार का भी नुकसान हो रहा है। तो उनको हिदायतें यही दी जाती हैं कि एक तो आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और साथ में अगर कुछ और कमियां पाई जाती हैं, अगर सैंपल मान लो फेल हो जाता है तो इसमें तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो भी हमारे एक्ट के तहत कार्रवाई होती है वो की जाती है। उनकी मर्ज़ी है कि वो कौन सी मिठाई ज़्यादा पसंद करते हैं, पैक्ड या फिर जो भी मिठाइयाँ बनती हैं। जो मिठाइयाँ बनती हैं वो भी ख़राब नहीं होती वैसे तो एक बार उनको देख के लें कि वो ढकी होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए, कोई मक्खियाँ ना लगी हों। तो इस तरह से दोनों ही ठीक है। और पैक्ड मिठाइयों में ये है कि लेबल ज़रूर चेक कर लें। जब भी कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर पैक होता है तो उसमें लेबल बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें बैच नंबर है या नहीं है, एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, और मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं। कि कई बार ऐसे होता है कि कुछ जो मिठाई विक्रेता है वो मिठाइयाँ वैसे ही पैक करते हैं तो उनमें लिखा नहीं होता है उसमें। तो ये थोड़ा सा इंश्योर कर लें कि जो भी मिठाई आप पैक्ड मिठाई जो खरीदें उसमें लेबल होना ज़रूरी है।